को कॉलेज में ये बताया जाता है कि हमें ये मान के चलना है कि इन्विजिलेटर को कुछ नहीं आता, सब कुछ हमें ही आता है, उसको सब बताना है। लेकिन ये जुडिशरी में ये चीज़ फॉलो नहीं की जाती है। जुडिशरी में इससे बिल्कुल अपोजिट चीज़ें होती है। जुडिशरी में हमको ये मान के चलना होता है कि सामने वाले को सब कुछ आता है, बस हमें इतना बताना है जितना उन्होंने हमसे पूछा है। तो अगर आपसे तो ये है कि आप जैसे कि आपसे पूछा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो सिर्फ आप वैलिड एसेंशियल पॉइंट्स बताइए कॉन्ट्रैक्ट के कि हाँ ये ज़रूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आप अगर ये भी डिफाइन करोगे कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, ये 2H में दिया हुआ है, फिर अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, आप ऐसे सब कुछ डिफाइन करने लगोगे तो आपका जो स्पेस है, वो टाइम है, वो लिमिटेड है, वो ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। तो आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि जितना पूछा गया है उतना बताना है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे पॉइंटर्स है, तो आपको ये करना है कि पॉइंटर्स के लिए पहले या तो फ्लो चार्ट बना ले, जिससे आपको ये आसानी होती है कि अगर हम लिखते लिखते क्या होता है उस टाइम एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है माइंड पे, तो हम लिखते लिखते बाद में भूलने लगते हैं कि हमारे क्या क्या पॉइंटर्स थे। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते ही पहले आप पॉइंटर्स बना ले कि ये पॉइंटर्स है, इस पे हमको ना आंसर लिखना है आगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको हेल्प मिलेगी आगे आंसर लिखने के लिए, और एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में हेल्प मिलती है कि हाँ बच्चे को सब कुछ पता है। अगर बाद में आपके पास ऑप्शंस भी नहीं, मतलब स्पेस भी नहीं बचता है आंसर के लिए, तो एकदम वहाँ से वो रीचेक हो जाता है कि हाँ इनको नॉलेज तो थी इस चीज़ के बारे में। तो आंसर फ्रेमिंग के बारे में ये है। और आप मल्टी डायमेंशनल आंसर्स के लिए भी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि पहले फ्लो चार्ट बना ले कि आपको किस किस डायमेंशन में आंसर लिखना है। उससे क्या है, कन्फ्यूज़न दूर होता है अपना खुद का भी और एग्जामिनर का भी। और एक ही चीज़, एक वो पूरा आंसर पढ़ने से अच्छा उनको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती है, तो उनका भी टाइम बचता है और हमारा भी टाइम बचता है। उसके बाद आप आंसर्स पॉइंट वाइज लिखिए या फ्लो चार्ट या डायग्राम निकालना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, डायग्राम तो हमारे लॉ में कहीं ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि डायग्राम कहीं दिया हुआ ही नहीं है पूरे डायरेक्ट में। फ्लो चार्ट और पॉइंटर्स सही रहते हैं। मैं तो पॉइंटर्स का यूज़ करती थी क्योंकि मेरी बचपन से हैबिट पॉइंटर्स में आंसर लिखने की। बाकी अगर आप फ्लो चार्ट भी यूज़ करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में। हाँ, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ना हो तो उसे कैसे आंसर करें। अगर प्रीलिम्स में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो हमें उस टाइम पैनिक नहीं करना है, किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं लाना है दिमाग में, हमें उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ जाना है। अगर आपको पहले ही क्वेश्चन का आंसर नहीं आना है तब भी नहीं डरना है, क्योंकि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, आगे 99 क्वेश्चन है, वो सब तो आ ही जाएंगे। फिर उसके अलावा जब आप पूरा पेपर सॉल्व करते हो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इवेल्युएशन मेथड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब हमने इतना सारा पढ़ा है तो हमको ये तो पता लग जाता है कि इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता। और एक और बेस्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उससे लिंक करा हुआ क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर ही मिल जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, JLO के टाइम हुआ था, तो और RGS में भी हुआ था एक क्वेश्चन में अभी 2024 में, तो आपको उसका आंसर उस पेपर के अंदर ही मिल जाएगा, हिंदी के क्वेश्चन में हुआ था। तो आप है ना वो पैनिक नहीं करना चाहिए उस जगह, हमें पूरा पेपर सॉल्व करना चाहिए पहले, फिर उसके बाद है ना उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम हो रही थी। और मेंस में भी सेम है, मेंस में ये होता है कि मेंस में अलग अलग नंबरिंग के क्वेश्चंस होते हैं। पहले क्वेश्चंस आते हैं 3 नंबर के, फिर आते हैं 4 नंबर के, फिर 6 नंबर के, फिर 10 नंबर के जजमेंट राइटिंग्स आते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पहला या दूसरा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको इग्नोर करो, पीछे आगे वाले क्वेश्चन पे उसका इम्पैक्ट मत आने दो। अगर आप उस क्वेश्चन को सोचने में अगर अपना टाइम वेस्ट कर देंगे तो आपके आगे का पेपर छूट जाएगा। और मेंस का पेपर अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रैटेजी होती है कि है ना आपको क्या करना है, आपको 2 घंटे में पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है जजमेंट राइटिंग के उसके लिए आपको 1 घंटा बचा के रखना है। और ये है कि जजमेंट राइटिंग 20 नंबर की है और बाकी का पेपर 80 नंबर का है। तो अगर आप ऐसा हो रहा है आपके साथ कि है ना 20 मतलब मेरा 1 घंटे में पेपर मतलब टाइम नहीं बचा है, 1 घंटे में जजमेंट राइटिंग के लिए अब टाइम नहीं बचे, तो आप पहले पूरा पेपर कंप्लीट करिए। जजमेंट राइटिंग को लिखने के बहुत तरीके होते हैं, आप उसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, 15 मिनट में भी लिख सकते हैं, 20 मिनट में भी लिख सकते हैं, या आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। तो जजमेंट राइटिंग के पेपर को बिल्कुल मत छोड़िएगा आगे वाले को जजमेंट राइटिंग लिखने के लिए, क्योंकि जजमेंट राइटिंग 10 नंबर की, उसमें सिर्फ 6 या 5 मैक्सिमम मार्क्स इतने ही आते हैं, तो आप उसके लिए पूरे पेपर को आगे के को मत छोड़ना। तो मतलब यही स्ट्रैटेजी होती है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करके लिखना होता है, 1 घंटा जजमेंट राइटिंग के लिए बचाना चाहिए।
हाँ, ये प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए। ये तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया, हम सिर्फ आरजेएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, ना प्रीलिम्स के लिए ना मेंस के लिए। तो हमें प्रिपेयर तो एक साथ ही करना चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तब अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि मेंस की भी तैयारी उसके साथ होती जाए, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ को बहुत छोटे लेवल पे भी चेक करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में एमसीक्यूज आते हैं तो वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स में इतनी अच्छे से तैयारी करोगे कि आपको मेंस के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन की ज़रूरत है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो कि पहले प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करते हो, बाद में आप फुल फ्लेज पढ़ाई करते हो मेंस के लिए, तो फिर आपका एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इस बार मेंस के लिए सिर्फ 45 डेज़ मिले थे, तो उसमें हमें बाकी सारी चीज़ें भी देखनी होती है। चार्ज फ्रेमिंग है, ऐसे राइटिंग है, जजमेंट राइटिंग है, ऑर्डर राइटिंग है, ये सब भी देखना होता है। तो इसके लिए हमें जो लो वाला पोर्शन है वो प्रीलिम्स के साथ ही कंप्लीट करके रखना चाहिए। आरजेएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आरजेएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो लॉ होता है उसका स्टैटिक पार्ट होता है। लॉ में कुछ नया नहीं होता है जीके की तरह कि बहुत सारी चीज़ें कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लॉ में बैरेक्ट से बाहर कुछ नहीं जाता है। तो जो पीवाईक्यूज़ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत रिपीटेडली पूछे गए हैं। जैसे अभी जो आरजेएस जुडिशरी का एग्ज़ाम था उसमें हिंदी का पेपर भी रिपीटेड था, और ना लॉ में भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। उसके अलावा आप मेंस का देखोगे तो मेंस में तो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं माइनर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस। तो पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आरजेएस में। इंटरव्यू बोर्ड में 3 लोग होते हैं, उनमें से 2 तो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के और 1 लॉ के प्रोफेसर्स होते हैं। और इंटरव्यू पैनल बहुत स्वीट होती है और इतना ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं देते हैं अपन लोगों के ऊपर, और वो बहुत प्यार से आपका इंटरव्यू लेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इंटरव्यू पैनल के सामने आपको नहीं आ रहा है, तो आपको बस स्माइल करके सॉरी बोलना है। वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। अगर आप उस क्वेश्चन के नहीं आने पे घबराने लग जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। इंटरव्यू ड्रेस कोड के बारे में तो जब इंटरव्यू का आपका कॉल लेटर आता है उसमें सारी डिटेल्स आती है कि आपको क्या वियर करना है क्या नहीं। इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें? इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए आप मॉक इंटरव्यूज़ की हेल्प ले सकते हैं। मॉक इंटरव्यूज़ बहुत सारे कोचिंग क्लासेस अलग अलग तरीके से कराते हैं, तो उससे ये होता है कि आपको जो रियल इंटरव्यू होता है उसका थोड़ा सा वो फेस करने का मौका मिलता है कि हमें किस तरीके की फीलिंग आने वाली है वहाँ पे। और अगर आप मॉक इंटरव्यू के लिए कभी भी जाते हैं तो आप मेरा माने तो आप ऑफलाइन ही जाए, क्योंकि ऑनलाइन में हमारे ऊपर वो वाला प्रेशर नहीं आता है जो वहाँ सेम वो एक्चुअल इंटरव्यू में आने वाला है। इसलिए आप जब भी मॉक इंटरव्यू के लिए जाए तो ऑफलाइन ही जाए। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझसे इंटरव्यू में पहले तो एडमिशन एंड कन्फेशन के बारे में पूछा था, फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू जुवेनाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पे ज़्यादा चला था। जैसे मुझसे पूछा था जुवेनाइल की एज क्या होती है, उसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। उसके बाद मुझसे सिविल में पूछा था डिक्री और जजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आरजेएस में मैंने कौन सी गलतियाँ की थी ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने इसको क्लियर कर लिया। उसके बाद मैंने एनालाइज ही नहीं किया कि मैंने क्या गलती करी और मैंने क्या सही किया। हाँ, नोट्स हमें खुद के बनाना चाहिए, हमें कभी भी किसी और के नोट्स को प्रीफर नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, मेरा नोट्स बनाने में कम इंटरेस्ट रहता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था नोट्स बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए मैं जो भी समझ नहीं आता था, जो भी जैसे किसी भी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको बैरेक्ट में ही लिख लेती थी। और मेरे सारे जो भी नोट्स थे वो बैरेक्ट में ही बने हुए हैं। जैसे कि किसी के प्रोविज़न से रिलेटेड अगर कोई केस लो है तो वो सब मैं बैरेक्ट में ही लिखती थी, मैं नोट्स नहीं बनाती थी। लेकिन मैंने आईपीसी के नोट्स बनाए थे। आईपीसी के नोट्स इसलिए बनाए थे क्योंकि आईपीसी में हर एक वो ऑफेंस का वो एलिमेंट्स होते हैं, तो वो एलिमेंट्स मिस ना हो जाए, इसलिए मैं आईपीसी के नोट्स बनाती थी सिर्फ। आरजेएस की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? आरजेएस की तैयारी उस दिन से स्टार्ट करनी चाहिए जिस दिन से आपने ये सपना देखा है कि आपको आरजेएस बनना है, क्योंकि
ये तो कोई गोल्डन पीरियड नहीं होता है कि इस टाइम हम तैयारी करेंगे तो हम आरजेस बन जाएंगे। आप चाहे आज भी आपको लग रहा है आप फर्स्ट ईयर एलएलबी में भी हैं या फिर आप 12th क्लास में भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको आरजेस बनना है, तो आप उस हिसाब से अभी से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। कोचिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, कोचिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे होते हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अब वो गाइडेंस आप कोचिंग से लें या फिर किसी भी सीनियर से लें, वो आपकी इच्छा है। वो गाइडेंस सिर्फ इसलिए ज़रूरी होती है ताकि आपका अटेम्प्ट ख़राब ना हो जाए, क्योंकि जब भी आप कोचिंग लेते हैं या फिर किसी भी सीनियर से आप पढ़ते हैं, मतलब गाइडेंस लेते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि वो आपको बता देते हैं कि आपको ये चीज़ पढ़नी चाहिए, ये नहीं पढ़नी चाहिए, आपको ये गलती नहीं करनी है। जो भी गलतियाँ उन्होंने की होती है तो वो अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि ये गलती नहीं करनी है आपको। तो इसलिए आपको कोचिंग की बस इसीलिए ज़रूरत पड़ती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आप में इतना पोटेंशियल है कि आप खुद ऐसा कर सकते हो, खुद जुडिशरी क्रैक कर सकते हो, तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज ज़रूरी होती है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज इसलिए ज़रूरी होती है कि क्योंकि टेस्ट सीरीज में हमें एमसीक्यूज़ मिलते हैं, तो उससे हमें प्रैक्टिस होती है, और उसके बाद जब हम नॉर्मल एमसीक्यूज़ वो सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें हमारा स्कोर खुद ही को पता चलता है। लेकिन अगर हम टेस्ट सीरीज लेके अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, हम आजू बाजू वाले लोगों से भी कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है ना, मैंने अभी एनालाइज ही नहीं किया कि मैंने मिस्टेक की थी या नहीं की, तो मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मैंने क्या मिस्टेक की थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। मैं बता रही थी आपको कोचिंग से रिलेटेड। स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको खुद को डिटरमाइंड होना होगा। मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी, मैं ज़िंदगी में कभी 6 बजे नहीं उठी हूँ, लेकिन जुडिशरी के लिए 6 बजे उठती थी। और फिर उसके बाद मेरा ये था कि मैं डे टाइम पढ़ती थी, रात में नहीं पढ़ पाती थी, तो पूरा टाइम पढ़ती थी और थोड़ा सा ही ब्रेक लेती थी। आरजीएस का प्रमोशन कैसे होता है? आरजीएस का प्रमोशन तो मतलब पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग होता है, जजमेंट के पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग, और ना अपना जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग ऐसे होता है आरजीएस का। ट्रेनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी मैं आपको बताऊंगी ट्रेनिंग कैसे होती है। मुझे आरजीएस का मोटिवेशन कैसे मिला? आरजीएस का मोटिवेशन मुझे पहले तो मेरे बड़े पापा ने बताया था कि मैं जब 9th क्लास में थी तब मुझे एक जोश था कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। लेकिन फिर मेरे बड़े पापा ने मुझे बताया था कि इंजीनियर नहीं, तुझे जज बनना है। जज फिर है ना, उन्होंने मुझे सपना दिखाया था कि तू क्लेट का एग्ज़ाम देना, फिर उसके बाद है ना एलएलबी करना, फिर तू 24 साल की होगी तब तू जज बन जाएगी। तो वो मैंने क्लेट का एग्ज़ाम तो नहीं दिया था, लेकिन हाँ मैं 24 साल की हुई तब मैं जज बन गई। इस तरीके से मुझे मोटिवेशन आया था, और उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू करने के लिए जब मैं कोर्ट जाती थी तब मैं जजेस को देखती थी, तो उससे मेरा ये कंटिन्यू बना रहा था मोटिवेशन। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी, हमारा सपना तो ऐसा है जिसको हम खुली आंखों से जाके कोर्ट में देख सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ या फिर मैं अपनी जर्नी से दूर भाग रहा हूँ, अपना जो गोल है उसको अचीव करने में फेल हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो आप कोर्ट में जाके आप एडवोकेट के स्ट्रगल्स को और जजेस की पावर्स को देखेंगे तो आप अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। आपने टाइम टेबल कैसे बनाया? टाइम टेबल अपने आप बनता चला जाता है। मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ती थी, मैं टारगेट बेस्ड स्टडी करती थी। मैं अपना टारगेट बनाती थी कि मुझे आज ये वाला चैप्टर ख़त्म करना है या फिर ये वाला सब्जेक्ट ख़त्म करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी। और मैं सारे सब्जेक्ट रोज़ पढ़ती थी, किसी भी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं था कि आज ये नहीं पढ़ूंगी, आज ये नहीं पढ़ूंगी। सारे सब्जेक्ट को, भले माइनर्स तो 10-10 मिनट में कंप्लीट होने लग गए थे, तो माइनर्स वगैरह को 10-10 मिनट में करती थी और बाकी सारे सब्जेक्ट को भी टाइम देती थी। रोज़ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। आरजीएस की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सूटेबल है, कि आपको ऑनलाइन ठीक लग रहा है या ऑफलाइन। प्लान भी रखना ज़रूरी है या नहीं? प्लान भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप प्लान भी रखते हो तो आपका जो फोकस है आपके प्लान ए से थोड़ा सा डगमगा जाता है। मैंने कभी भी प्लान भी नहीं रखा था। मैंने जब से 9th स्टैंडर्ड से समझा था कि मुझे जज बनना है, तब से मेरा एक ही प्लान था कि मुझे जज बनना है। मैंने और किसी भी चीज़ पे कभी फोकस नहीं किया।